हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट डिस्कस कर रहे थे और उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे। चलिए उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा, हम कैसे आइडिया लगाते थे डिग्री से। अभी आपको ये कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री दिख रहा है? 1 डिग्री। तो अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं तो ये अभी 1 डिग्री है, लेकिन अगर ये प्लस यहां पर ऊपर शिफ्ट हो गया तो कौन सा डिग्री हमें दिखने लगेगा? 3 डिग्री, विच मींस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये कार्बोकेटाइन भी क्या कर जाएगा? रीअरेंज कर जाएगा। तो अगर मैं इस कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करूं तो ये प्लस मुझे कहां दिखेगा? यहां पे ऊपर, और यहां पर इस तरीके से एक कार्बोकेटाइन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अब ये जब कार्बोकेटाइन रीअरेंज हुआ होगा तो यहां पर किसका शिफ्टिंग हुआ? इस कार्बन पर मुझे दिख रहा है कि एक H प्रेजेंट है और ये H इन द फॉर्म ऑफ H माइनस यहां पे शिफ्ट हुआ होगा और ये कार्बोकेटाइन यहां पर रीअरेंज हो गया होगा। क्लियर? अगेन क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक हम कैसे करते हैं? अल्फा H निकाल के, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी चेक करके। अगर मैं इस प्लस की बात करूं, यहां पर कितने अल्फा H प्रेजेंट है? प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर एक H प्रेजेंट है, 1 अल्फा H। अगर मैं इस प्लस की बात करूं, यहां पर चेक करिए, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर कितने H है? 3 H प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर भी 3 H प्रेजेंट है, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर भी टोटल 3 H प्रेजेंट है, विच मींस यहां पर टोटल 9 अल्फा H प्रेजेंट है, विच मींस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है और ये रीअरेंजमेंट यहां पर हो गया होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? अगेन आइडिया लगाइए डिग्री से। अगर मैं यहां पर देखूंगा, ये अभी प्लस कौन सा डिग्री दिख रहा है? 1 डिग्री। अगर ये प्लस यहां शिफ्ट हो गया तो कौन सा डिग्री मुझे दिखेगा? 2 डिग्री, विच मींस डिग्री बढ़ रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा? रीअरेंज कर जाएगा। अगेन जब ये कार्बोकेटाइन यहां पर रीअरेंज करेगा तो यहां से इस कार्बन से हम किसको शिफ्ट करेंगे? यहां पे मुझे H दिख रहा है और कभी भी H दिखे तो सबसे पहले हम किसका शिफ्टिंग करते हैं? H का इन द फॉर्म ऑफ H माइनस। तो जब ये प्लस यहां पे शिफ्ट होगा और एक H यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो हमें एक ऐसा कार्बोकेटाइन यहां पर मिलने लगेगा। यहां पर आप देख सकते हो एक H शिफ्ट हो गया तो यहां पर CH3 हो गया और प्लस का यहां पर रीअरेंजमेंट हो गया। क्लियर? क्रॉस चेक करिए, हमेशा हमें क्रॉस चेक करना होता है। अगर मैं इस प्लस की यहां पर बात करूं, यहां पर कितने अल्फा H प्रेजेंट है? प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 2 H प्रेजेंट है, विच मींस इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए 2 अल्फा H थे। अगर मैं इस प्लस की बात करूं, यहां पर क्या अल्फा H का काउंट बढ़ रहा है? प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 3 H है, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पे एक भी H नहीं है। तो टोटल मिला के यहां पर कितने अल्फा H प्रेजेंट है? 3 अल्फा H प्रेजेंट है, विच मींस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है और ये रीअरेंजमेंट पार्ट ले लिया होगा। क्लियर? अब यहां पर एक और चीज चेक करिए, क्या अभी भी इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? अभी मुझे ये कार्बोकेटाइन कौन सा दिख रहा है? 2 डिग्री। और यहां पर अगर मुझे प्लस शिफ्ट कर दिया तो यहां पर मुझे इसका डिग्री बढ़ते हुए दिख रहा है, विच मींस अभी भी इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो अगर मैं अब इस पे रीअरेंजमेंट करूंगा तो ये प्लस अगर मुझे यहां शिफ्ट करना है तो इस कार्बन पे देखिए कौन कौन से ग्रुप्स हैं। इस कार्बन पे तीनों ही ग्रुप कौन सा है? मिथाइल ग्रुप। यहां पर कोई H प्रेजेंट नहीं है, विच मींस अब जब मैं यहां पे शिफ्टिंग करूंगा तो यहां पे किसका शिफ्टिंग होगा? 1 to CH3 माइनस का यहां पे शिफ्टिंग होगा। और जब ये CH3 यहां पर शिफ्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ CH3 माइनस तो इस कार्बन पर मुझे प्लस डेवलप होता दिखेगा और ये CH3 यहां पर शिफ्ट हो चुका है। तो ये कार्बोकेटाइन भी अभी भी रीअरेंजमेंट में पार्ट ले सकता था। अब यहां पर भी क्रॉस चेक करिए, क्या रीअरेंजमेंट करने के बाद यहां पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ा? उस प्लस पे चेक करिए, वहां पर कितने अल्फा H प्रेजेंट है। इस प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, टोटल मिला के यहां पर कितने अल्फा H प्रेजेंट है? 7 अल्फा H यहां पर प्रेजेंट है, विच मींस यहां पर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में पार्ट लेगा। इसलिए हमने बोला था कि रीअरेंजमेंट एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, बट हर बार उसका स्टेबिलिटी जो है वो प्रीवियस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होना चाहिए थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, तभी वो जाके फर्दर रीअरेंजमेंट पार्ट लेगा। और यहां पर आप देखोगे तो पहले 2 अल्फा H, फिर 3 अल्फा H, फिर 7 अल्फा H, तो यहां पर रीअरेंजमेंट हो सकता है एक से ज्यादा बार। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं, क्या ये रीअरेंज करेगा? अगेन आइडिया हमें कैसे लगता है? डिग्री से। अगर मैं इस प्लस को देखूंगा तो अभी ये कार्बोकेटाइन आपको कौन सा डिग्री दिख रहा है? 2 डिग्री। और अगर मैं इस प्लस को यहां ऊपर इमेजिन करूं तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि डिग्री यहां पर बढ़ रहा होगा, और अगर डिग्री बढ़ रहा होगा तो ये कार्बोकेटाइन यहां पर रीअरेंज कर जाएगा।
लेकिन अब आप यहां पे देखोगे तो हम किसका शिफ्टिंग करेंगे? अगर मुझे प्लस को यहां शिफ्ट करना है तो सबसे पहले हम सोचते हैं H का शिफ्टिंग। तो यहां पर H अवेलेबल नहीं है, यहां पर आप देख सकते हो चारों ही बॉन्ड यहां पर कार्बन से बने हुए हैं, तो H शिफ्टिंग यहां पर नहीं हो सकता। यहां पर आपको दो ग्रुप कौन से दिख रहे हैं? एल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर जो शिफ्टिंग होगा अगेन कौन सा? 1 to CH3 माइनस शिफ्टिंग। तो ये जो CH3 है इन द फॉर्म ऑफ CH3 माइनस यहां पर शिफ्ट कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये जो आपका शिफ्टिंग है ये 1 to CH3 माइनस शिफ्टिंग है। और ये अगर यहां पे शिफ्ट हुआ तो आपको कार्बोकेटाइन यहां पर दिखने लगेगा। तो आइडिया तो हम डिग्री से लगा रहे थे, बट अगेन क्रॉस चेक करिए, क्या इसका स्टेबिलिटी यहां पर बढ़ा? अल्फा H को चेक करिए, इस प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 2 H थे, प्लस का नेक्स्ट कार्बन और यहां पर कोई भी H प्रेजेंट नहीं है, विच मींस इस कार्बोकेटाइन को 2 अल्फा H स्टेबलाइज कर रहे थे। अगर मैं इस प्लस की बात करूं, यहां पर चेक करिए, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 2 H है, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 3 H है, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 1 H है, टोटल मिलाकर यहां पर 6 अल्फा H है जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे होंगे, विच मींस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो ये रीअरेंजमेंट में पार्ट ले लेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, चेक करिए क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? अगेन आइडिया लगाइए डिग्री से। यहां पर आप देखोगे तो ये कार्बोकेटाइन अभी कौन सा डिग्री दिख रहा है? 2 डिग्री। अगर ये प्लस ऊपर शिफ्ट हो गया तो मुझे यहां पर कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन ऑब्जर्व होने लगेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर डिग्री बढ़ रहा है तो वो कार्बोकेटाइन वहां पर रीअरेंज होने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं इस प्लस को ऊपर शिफ्ट करूं तो यहां पर इस कार्बन पे आप देख सकते हो क्या प्रेजेंट है? H। तो ये H यहां पर शिफ्ट कर जाएगा किस फॉर्म में? 1 to H माइनस शिफ्टिंग यहां पर हो सकता है। तो जब ये H यहां पर शिफ्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ H माइनस तो ये कार्बोकेटाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अगेन क्रॉस चेक हमेशा करिए, यहां पर क्रॉस चेक करिए कि कितने अल्फा H प्रेजेंट है। अगर मैं यहां पे देखता प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 2 H प्रेजेंट है, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 1 H था, टोटल मिला के यहां पर कितने अल्फा H थे? 3 अल्फा H। अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं, इसको चेक करिए, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 2 H थे, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर भी 2 H, प्लस का नेक्स्ट कार्बन ये भी है और यहां पर 1 H प्रेजेंट है, विच मींस यहां पर अगर आप देखोगे तो टोटल कितने अल्फा H प्रेजेंट है? 5 अल्फा H प्रेजेंट है, विच मींस कार्बोकेटाइन यहां से यहां रीअरेंज कर जाएगा क्योंकि इसका स्टेबिलिटी बढ़ रहा होगा। क्लियर? अगेन इसमें ऑब्जर्व करिए क्या इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है? ये कार्बोकेटाइन अभी मुझे कौन सा डिग्री दिख रहा है? 3 डिग्री। और अगर मैं ये सोचूं कि ये प्लस यहां शिफ्ट हो गया तो भी ये कौन सा डिग्री रहेगा? 3 डिग्री ही रहेगा। अगर मैं प्लस को यहां इमेजिन करता हूं तो यहां भी 3 डिग्री है और यहां भी अगर शिफ्टिंग होता तो 3 डिग्री होता। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री से 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री से 2 डिग्री ये भी शिफ्टिंग पॉसिबल हो सकता है, बट यही कंडीशन है कि उस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी इंक्रीज होते हुए दिखना चाहिए। तो हम आइडिया डिग्री से लगाते हैं, बट अगेन हम क्रॉस चेक करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहां पर एक बार शिफ्ट करके देखिए कि क्या शिफ्टिंग पे यहां पर कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो अगर मैं इस प्लस को यहां से यहां शिफ्ट करना चाहता हूं तो यहां पर H अवेलेबल है, तो ये H यहां पर शिफ्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ H माइनस। तो यहां पर भी अगर मैं 1 to H माइनस शिफ्टिंग कर दूं तो ये H यहां चला जाएगा और ये प्लस मुझे यहां दिखेगा। अगेन क्रॉस चेक करिए कि क्या स्टेबिलिटी इसका इंक्रीज हुआ। यहां पर अगर आप देखोगे प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 3H, इस प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर भी 3H, और इस प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन और यहां पे 1 H होंगे। टोटल मिला के यहां पर कितने अल्फा H प्रेजेंट है? 7 अल्फा H प्रेजेंट है। और यहां पर कितने अल्फा H थे? 5 अल्फा H यहां पर प्रेजेंट थे, विच मींस यहां पर कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंजमेंट में पार्ट ले सकता है, इवन दो 3 डिग्री से कहां जा रहा है? 3 डिग्री। तो हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि आइडिया तो हम डिग्री से लगाते हैं, बट क्रॉस चेक हमें करना होता है थ्रू दिस वे। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कार्बोकेटाइन जो यहां पर था वो कितनी बार रीअरेंजमेंट में पार्ट ले सकता है? 2 बार यहां पर रीअरेंजमेंट में पार्ट ले सकता है। तो इस एग्जाम्पल को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। सपोज अगर मैं इस कार्बोकेटाइन की बात करूं, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा? खुद यहां पर चेक करिए। यहां पर तो हमें डायरेक्टली विजुलाइज होना चाहिए कि अगर ये प्लस यहां पर आ गया तो ये प्लस जैसे ही यहां पर आएगा यहां पर कैसा स्टेबलाइजेशन होने लगेगा? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने लगेगा। तो ये प्लस तो यहां पर इजीली अरेंज कर जाएगा। तो यहां पर जब ये प्लस शिफ्ट होगा तो यहां पर H भी अवेलेबल है, तो ये H यहां पर शिफ्ट हो जाएगा किस फॉर्म में?
H माइनस के फॉर्म में, और ये कार्बोकेटायन मुझे यहां पर ऑब्जर्व होने लगेगा। और यहां पर मैं देख सकता हूं कि कैसा स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है, और यहां पर आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा था इस कार्बोकेटायन में। तो इस तरीके से ये रीअरेंज कर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, क्या इसमें कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा? इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें एक हम गलती करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर सोचिए कि क्या ये रीअरेंज करेगा। यहां पर सिमिलर टू अबव क्वेश्चन अगर आप सोचोगे तो ये प्लस अभी इस कार्बन पे है, अगर ये प्लस यहां शिफ्ट कर गया तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस प्लस को रीअरेंज कर देते हैं, और यहां पर H के शिफ्टिंग से हम ये स्ट्रक्चर के बारे में सोचने लगते हैं कि जो रीअरेंज कार्बोकेटायन है वो ऐसा कुछ यहां पे दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखता है। जो चीज हम मिस कर देते हैं वो ये कि अगर ये प्लस यहां रीअरेंज हुआ, यहां अगर शिफ्ट हुआ, तो भी इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है। क्यों? अगर मैं इस प्लस को यहां शिफ्ट कर दूं H के शिफ्टिंग से, कैसा 1 to H माइनस शिफ्टिंग से, अगर मैं इस प्लस को यहां शिफ्ट कर दूं, क्या इसमें आपको रेजोनेंस यहां पर दिख रहा है? प्लस के पास एक ऐसा एटम है जिसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, और यहां पर भी रेजोनेंस फेमिनिन हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप ध्यान रखोगे इस चीज को कि प्लस के नेक्स्ट पे अगर ऐसा एटम होता था जिसके पास लोन पेयर है, तो इस केस में जो कार्बोकेटायन होता है उसका स्टेबिलिटी बाकी सारे कार्बोकेटायन से ज्यादा आता है। और इसका रीजन क्या था, यहां पर ये इस साइड मूव करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, इसके आरएस में ऑक्टेट कंप्लीशन पॉसिबल हो सकता है। और अगर किसी कार्बोकेटायन के किसी भी आरएस में ऑक्टेट कंप्लीशन पॉसिबल होता है तो उस कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी बाकी सारे कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में ज्यादा आता है। तो अगर मैंने प्लस को यहां रीअरेंज किया तो इसमें रेजोनेंस तो हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई ऐसा एटम नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो, तो यहां पर ऑक्टेट कंप्लीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैंने प्लस को यहां रीअरेंज कर दिया तो ये एक ऐसे एटम के पास पहुंच जाएगा जिसके पास लोन पेयर है, और वहां पर ऑक्टेट कंप्लीशन पॉसिबल है, जिसकी वजह से जब हम कार्बोकेटायन को रीअरेंज करेंगे तो हम इस स्ट्रक्चर को नहीं बनाएंगे, हम इसको इस साइड रीअरेंज करेंगे। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अगर मैं इस कार्बोकेटायन की बात करूं, क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा? चेक करिए, अभी ये कौन सा डिग्री आपको दिख रहा है, 2 डिग्री। अगर ये कार्बोकेटायन ऊपर शिफ्ट हो गया तो मुझे यहां पर कौन सा कार्बोकेटायन दिखने लगेगा, एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, और ऊपर अगर मैंने शिफ्ट किया तो कार्बोकेटायन का डिग्री बढ़ रहा है, डिग्री बढ़ रहा है तो उसका स्टेबिलिटी थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पर इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन चेक करिए, अगर मैंने इस कार्बोकेटायन को नीचे शिफ्ट किया, अगर मैंने कार्बोकेटायन को यहां पर नीचे शिफ्ट किया, तो यहां पर इवन दो ये 2 डिग्री है, बट यहां पे अब क्या पॉसिबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है। और रेजोनेंस इज अ मोर डोमिनेटिंग फैक्टर। रेजोनेंस से जो स्टेबलाइजेशन यहां पर मिल रहा होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन से जो स्टेबलाइजेशन मिल रहा होगा उससे बेटर होगा। तो यहां पर ये कार्बोकेटायन ऊपर गया तो भी ये स्टेबलाइज होगा, ये कार्बोकेटायन नीचे आया तो भी ये स्टेबलाइज होगा। बट हम क्या प्रेफर करेंगे, हम ये रीअरेंजमेंट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ऊपर अगर कोई कार्बोकेटायन आप क्रिएट करते हैं वहां पर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए जब हम इस कार्बोकेटायन को रीअरेंज करेंगे तो ये प्लस यहां नहीं जाएगा, ये प्लस नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर एज अ रूल एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपको डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा, दैट इज C प्लस अनसैचुरेटेड दिखा, तो ये कभी भी रीअरेंजमेंट में पार्ट नहीं लेता। रीअरेंजमेंट फेनोमेनन कब ऑब्जर्व होता है, जब आपका सिंगल बॉन्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज C प्लस सैचुरेटेड हो, तो उसी केस में रीअरेंजमेंट फेनोमेनन ऑब्जर्व होता है। क्लियर? तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब जो हम यहां पे एक कंसेप्ट सीख रहे हैं वो कंसेप्ट क्या है, रिंग एक्सपेंशन। ये भी एक टाइप का कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट है, लेकिन ये डिफरेंट है कंपेयर टू जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए। अब इसको यहां पर सीखिए कि रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है और रिंग एक्सपेंशन हम कब करते हैं। सबसे पहले यहां पे आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, इफ देयर इज C प्लस नेक्स्ट टू अ 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग। यहां पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नेक्स्ट टू। इसका मीनिंग क्या है, अगर आप इसको एक एग्जांपल से देखो तो सबसे पहले अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को समझूं, यहां पर ये रिंग कैसा है, 4 मेंबर्ड,
और इस 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट नेक्स्ट पे आपको C प्लस यहां पर दिख रहा है, और यही हमने यहां पर लिखा है इफ C प्लस इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू। यहां पर अगर आप ऐसा एक कार्बोकेटायन बनाओ तो ये आपका इस स्टेटमेंट को रिलेट नहीं कर रहा। यहां पर हमने लिखा है नेक्स्ट टू, बट ये जो पॉजिटिव है ये इस कार्बन के ऊपर है जो आपको रिंग का पार्ट दिख रहा है। हम इस केस की यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव जो है वो आपका रिंग के नेक्स्ट अगर कार्बन पर हो, और रिंग आपको कौन सा मेंबर दिखना चाहिए, या तो 4 मेंबर्ड या तो 5 मेंबर्ड। क्लियर? तो ये इस पार्ट का मतलब हो गया। अब इसके हम आगे देखते हैं। इफ देयर इज C प्लस नेक्स्ट टू 4 और 5 मेंबर रिंग देन रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। यहां पर रिंग एक्सपैंड होता है। रिंग एक्सपैंड होने का क्या मतलब हो गया? 4 मेंबर रिंग कन्वर्ट्स टू अ 5 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग कन्वर्ट्स इनटू अ 6 मेंबर रिंग। तो ये दो केस हमें ध्यान रखना होता है कि 4 मेंबर 5 मेंबर में जाएगा और 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। क्लियर? एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रिंग एक्सपेंशन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम यहां पर कि रिंग एक्सपेंशन हम करते कैसे हैं। तो पहला तो कंडीशन इसमें मीट हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कहां पे है? इस 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे है, और 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे होगा तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। अब रिंग एक्सपेंशन करते कैसे हैं उसका एक शॉर्ट तरीका जो है इसको ध्यान रखिएगा। इस प्लस के नेक्स्ट कार्बन को मैं प्लस शो कर रहा हूं और इसके नेक्स्ट कार्बन को मैं माइनस शो कर रहा हूं। प्लस का नेक्स्ट कार्बन जो रिंग पे है प्लस, और उसके नेक्स्ट कार्बन को क्या शो किया? माइनस शो किया। अब यहां पे आपको करना क्या है रिंग एक्सपेंशन के लिए? प्लस और माइनस के बॉन्ड को ब्रेक करिए। क्लियर? प्लस और माइनस के बॉन्ड को ब्रेक करिए और इस प्लस और माइनस के बॉन्ड को फॉर्म करिए। एक को हमने ब्रेक किया, दूसरे को हमने फॉर्म किया। जब आप इसको ब्रेक करोगे और इसको यहां पर फॉर्म करोगे तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर विजुलाइज होना चाहिए। ये बॉन्ड टूट चुका है, इस प्लस और माइनस के बीच में बॉन्ड बन चुका है और ये प्लस आपको यहां पर ऑब्जर्व हो जाएगा। क्लियर? और ये जो आपने यहां पर किया, आप इसको देखोगे तो रिंग एक्सपेंशन यहां पर हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये एक 5 मेंबर रिंग ही तो है। 1 2 3 4 5, और 5 मेंबर रिंग पे एक कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा मेंबर रिंग था? 4 मेंबर्ड। ये कैसा मेंबर रिंग है? 5 मेंबर्ड। और इस तरीके से कार्बोकेटायन यहां पर क्या कर रहा है? रिंग एक्सपेंशन में पार्ट ले रहा है। क्लियर? दिस इज व्हाट वी मीन बाय रिंग एक्सपेंशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या ये कार्बोकेटायन में रिंग एक्सपेंशन का जो कंसेप्ट है वो लगेगा? यहां पर चेक करिए, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग है और इस रिंग के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पर भी क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन होगा। अब रिंग एक्सपेंशन करने का जो शॉर्ट तरीका है मैंने आपको क्या बताया? प्लस के नेक्स्ट कार्बन पर क्या शो करिए? एक पॉजिटिव, और इसके नेक्स्ट कार्बन पर क्या शो करिए? एक नेगेटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है? कौन से बॉन्ड को तोड़ना है? इस प्लस और माइनस के ये बॉन्ड को ब्रेक करिए और यहां पे नया बॉन्ड कौन सा बनाना है? इस माइनस और प्लस के बीच में एक नया बॉन्ड यहां पर फॉर्म करिए। क्लियर? अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करूंगा तो यहां पर मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा जिसमें इस कार्बन पर मुझे पॉजिटिव चार्ज यहां पर विजुलाइज होना चाहिए। यहां पर आप देखोगे तो इस बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, यहां पर ये बॉन्ड क्रिएट हुआ और ये जो बॉन्ड यहां पर क्रिएट हुआ इसके नेक्स्ट कार्बन पर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और अगर आप इसको देखोगे तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करके बनाओगे तो एक 6 मेंबर्ड रिंग आपको इस तरीके से यहां पर ऑब्जर्व होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आपको इस तरीके से दिखेगा, विच मींस यहां पर ये 5 मेंबर्ड रिंग एक्सपैंड होके किस में कन्वर्ट हो गया? 6 मेंबर्ड रिंग में यहां पे कन्वर्ट हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, क्या यहां पर रिंग एक्सपेंशन फेनोमेनन होगा? कंडीशन अगेन चेक करिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा रिंग है? एक 5 मेंबर्ड रिंग है। अगर आप इस प्लस को देखोगे तो इस 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां पर रिंग एक्सपेंशन फेनोमेनन होगा। और अगर रिंग एक्सपैंड होगा तो करने का तरीका क्या है? प्लस का नेक्स्ट कार्बन यहां पर प्लस शो करिए और इसके नेक्स्ट कार्बन पे माइनस शो करिए। कौन से बॉन्ड को तोड़ना है? इस प्लस और माइनस के बीच के बॉन्ड को तोड़ना है और इनके बीच में हमें यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म कर देना है। तो अगर मैं इसको वापस रीड्रॉ करूं तो यहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको विजुलाइज होना चाहिए। ये बॉन्ड यहां पे टूट चुका है, ये बॉन्ड यहां पे बन चुका है और इस कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज विजुलाइज होगा। क्लियर? अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये कितना मेंबर्ड रिंग है? 1 2 3 4 5 6, तो आपको एक 6 मेंबर्ड रिंग दिखना चाहिए। और 6 मेंबर्ड रिंग पे जिस कार्बन पे प्लस है,
जिस कार्बन पे प्लस है उसके एडजेसेंट कार्बन पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप दिखना चाहिए। तो प्लस के नेक्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल, प्लस के नेक्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर? अब ये चेक करिए क्या रिंग एक्सपेंशन के बाद इसमें फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है। चेक करिए, यहां पे आपको प्लस इस कार्बन पे दिख रहा है और ये अभी कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। अगर ये प्लस यहां शिफ्ट हो गया तो मुझे यहां शिफ्ट करने पे ये आइडिया लग रहा है कि यहां पर जो कार्बोकेटाइन का डिग्री होगा वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा होगा, विच मींस ये कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंजमेंट में पार्ट ले सकता है क्योंकि इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा होगा। तो अगर मैं इस प्लस को यहां शिफ्ट करना चाहूं तो इस कार्बन पे आपको एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है? एल्काइल ग्रुप, यहां पे मिथाइल ग्रुप है। तो यहां पे जो शिफ्टिंग हो सकता है वो किसका? इस मिथाइल ग्रुप का शिफ्टिंग यहां पर हो सकता है। 1 to CH3 माइनस का यहां पे शिफ्टिंग हो सकता है। और अगर मैं इसको यहां शिफ्ट कर दूं तो मुझे एक ऐसा कार्बोकेटाइन यहां पर ऑब्जर्व होगा। खुद चेक करिए, क्रॉस चेक करिए कि क्या यहां पर ये शिफ्टिंग करने पे कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। अगर मैं यहां पर देखूंगा प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 2H, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पे एक भी H नहीं है, तो यहां पर 2 अल्फा H प्रेजेंट है जो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे थे। अगर मैं उसकी बात करूं, यहां पर चेक करिए, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 3H है, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पे 2H है, प्लस का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, यहां पर 1H है। टोटल मिला के यहां पर कितने अल्फा H है? 6 अल्फा H यहां पर प्रेजेंट है, विच मींस रिंग एक्सपेंशन के बाद भी यहां पर फर्दर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पार्ट ले सकता है अगर उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा हो। क्लियर? तो इस पॉइंट को यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करूं, यहां पर पहले चेक करिए जो हमने कंडीशन लिखे थे रिंग एक्सपेंशन के, ये कैसा मेंबर रिंग है? 3 मेंबर रिंग, और इसके नेक्स्ट कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन रिंग एक्सपेंशन के कंडीशन में हमने क्या लिखा था? पॉजिटिव चार्ज आपको किसके नेक्स्ट पे दिखना चाहिए? 4 मेंबर्ड रिंग या 5 मेंबर्ड रिंग के नेक्स्ट में। लेकिन ये कौन सा मेंबर्ड रिंग है? 3 मेंबर्ड रिंग है, विच मींस हम यहां पे रिंग एक्सपेंशन को फेवर नहीं करेंगे। सपोज अगर आपने इसमें रिंग एक्सपेंशन किया होता तो करने का जो तरीका था वो तो सेम था। इस प्लस का नेक्स्ट कार्बन पे यहां पे हम प्लस शो करेंगे और यहां पे हम माइनस शो करेंगे। कौन सा बॉन्ड तोड़ना होता है? इस प्लस और माइनस के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होता है और नया बॉन्ड जो बनता है वो इनके बीच में बनता है। तो यहां अगर आप देखते तो 1 2 3 4 ये बॉन्ड यहां से टूट चुका है। एक 4 मेंबर्ड रिंग का यहां पे फॉर्मेशन होता, अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते तो वो इस तरीके से यहां पर बन चुका होता। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये कार्बोकेटाइन को हम इसमें रीअरेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्या ये नाम देख के हमें कुछ क्लिक कर रहा है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसको हमने जीओसी में डिस्कस किया था। और यहां पर ये जो कार्बोकेटाइन है ये आपका स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्मा रेजोनेंस हो रहा होता है और इसका स्टेबिलिटी हमने देखा था, इसको हमने कंपेयर भी किया था बाकी कार्बोकेटाइन से। तो सिंस दिस कार्बोकेटाइन इज रिलेटिवली स्टेबल, ये फर्दर रीअरेंजमेंट में या रिंग एक्सपेंशन में यहां पे पार्ट नहीं लेता है। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर? कि 3 मेंबर रिंग के अगर नेक्स्ट में होगा तो वहां पर हम रिंग एक्सपेंशन नहीं करेंगे बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल। क्लियर? चलिए अगर मैं आपको ये देता, यहां पे ये आपको यहां पर ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके दे दिया। अब मैंने आपको बोला कि ये स्ट्रक्चर इसमें रीअरेंज नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है और रीजन स्टेबिलिटी का सिग्मा रेजोनेंस है। लेकिन अगर आपको उल्टा क्वेश्चन में अगर ये दे दिया तो यहां पर कौन सा फेनोमेनन हो जाएगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ये जो 4 मेंबर्ड रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होके इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में दैट इज CPM में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इस CPM का जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा आता है। तो इस केस में रिंग एक्सपेंशन नहीं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन फेनोमेनन होता है जब आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिया होता है। क्लियर? तो इन दोनों एग्जाम्पल को भी ध्यान रखिएगा और ओवरऑल जो हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं वो फिर से ध्यान रखिएगा। रिंग एक्सपेंशन हम कब करेंगे? जब आपका 4 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग में जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग में जाएगा। अगेन 6 to 7 भी रीअरेंज एक्सपेंशन के फॉर्म में नहीं होता। 6 मेंबर्ड रिंग आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमें रीअरेंजमेंट दो ही केस में ध्यान रखना होता है, 4 to 5 मेंबर्ड, 5 to 6 मेंबर्ड। 3 मेंबर्ड भी 4 मेंबर्ड में नहीं जाएगा, 6 मेंबर्ड भी 7 मेंबर्ड में एक्सपैंड नहीं करेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग रिंग एक्सपेंशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर? एल्कीन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो हम एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं दैट इज लिविंग ग्रुप।
और ये जो टॉपिक है ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बहुत जगह यूज करते रहेंगे, तो इस टॉपिक को भी चलिए हम पहले समझते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, लिविंग ग्रुप इज अ स्पीसीज दैट डिपार्ट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो यहाँ पे इसका हमने डेफिनेशन लिखा है। अब इसको अगर हम समझे एक रिएक्शन से, तो यहाँ पर जो हम रिएक्शन करा रहे हैं वो किसका, मान लीजिए आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है Nu- और इसका रिएक्शन हम इस Rx के साथ करा रहे हैं। तो जब हम ये रिएक्शन इसके साथ करा रहे हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट में RNu बन रहा है और साथ में X- यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें X को, अगर मैं इस X को ऑब्जर्व करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके सिस्टम से बाहर निकल रहा है, ये X लेके सिस्टम से बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब एक एटम पर शिफ्ट होते हैं उसके ऊपर हमें कौन सा चार्ज दिखता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर मुझे X किस फॉर्म में दिख रहा है, X- के फॉर्म में दिख रहा है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कौन लेके सिस्टम से बाहर हुआ, ये X लेके सिस्टम से बाहर हुआ। और ऐसे ही स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। यहां पर हमने क्या लिखा है, लिविंग ग्रुप इज अ स्पीसीज दैट डिपार्ट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए यहां पर X के नीचे हमने क्या लिखा है, लिविंग ग्रुप यहां पर लिखा है। क्लियर। अब यहां पर एक और चीज अगर हम बात करें, ये जब X सिस्टम से बाहर हुआ ये किस फॉर्म में बाहर हुआ, X- के फॉर्म में, और इसके नीचे हमने लिखा है जनरली एनायन। अब इस जनरली एनायन का मतलब क्या है, अगर आपका कोई लिविंग ग्रुप सिस्टम से बाहर होता है तो वो हमें जनरली एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज दिखता है, एनायनिक फॉर्म में दिखता है, इसलिए हमने यहां पर जनरली एनायन लिखा है। अब मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं जनरली, यहां पर जब आपका लिविंग ग्रुप सिस्टम से बाहर निकला है तो वो आपको न्यूट्रल फॉर्म में भी ऑब्जर्व हो सकता है। न्यूट्रल कब ऑब्जर्व हो सकता है, अगर आपका लिविंग ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज्ड हो। सपोज अगर मैं एक ऐसा लिविंग ग्रुप ले लूं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, और अगर ये सिस्टम से बाहर निकला तो इसको ऐसे सोचिए कि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लेके सिस्टम से बाहर निकला तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर शिफ्ट होना मतलब नेगेटिव चार्ज आना, और पहले से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये सिस्टम से बाहर होगा तो ये किस फॉर्म में बाहर होगा, Y के फॉर्म में बाहर होगा। तो अगर आपका लिविंग ग्रुप कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि जब वो सिस्टम से बाहर निकलेगा तो वो आपको न्यूट्रल फॉर्म में ऑब्जर्व होगा। इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है, जनरली एनायन लिखा है। क्लियर। अब जो यहां पर एक और कंसेप्ट हम सीख रहे हैं वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि कौन सा ग्रुप सिस्टम से इजीली बाहर निकल सकता है। तो ये चीज हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं या कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए जो कंसेप्ट है वो है लिविंग ग्रुप एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। कौन सा एनायन, ये जो एनायन यहां पर बनता है सिस्टम से निकलने के बाद हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ये एनायन जितना स्टेबल आपका बन रहा होगा उतना इजीली ये जो X है ये यहां से सिस्टम से इजीली निकलने का टेंडेंसी रखेगा। तो जब भी हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे तो हम किसका स्टेबिलिटी देखेंगे, जो एनायन वहां पर फॉर्म हो रहा है हम उसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिसाइड करेंगे। क्लियर। एक और जो लाइन हमने यहां पर लिखा है, हमने क्या लिखा है, वीकर बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ये एक और कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। इसका सेंस क्या है, इसको ऐसे रिलेट करिए। अगर मैं आपको इस X- के बारे में बोलूं, क्या इस एनायन को मैं ये बोल सकता हूं कि ये किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, बोल सकते हैं। एसिड से जब आप H+ हटाते हो तो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो एनायन है ये किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस रहा होगा, बोल सकते हैं। विच मींस इस एनायन को मैं एक बेस भी बोल सकता हूं, ये भी हम बोल सकते हैं। अब यहां पर ये सोचिए कि ये जो एनायन है ये एक बेस भी है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं ये एनायन स्टेबल है, तो स्टेबल एनायन का मतलब हो गया इसका रिएक्ट करने का जो टेंडेंसी है वो कम है, और अगर रिएक्ट करने का टेंडेंसी इसका कम है तो ये जो एनायन है इसको मैं एक वीक बेस भी बोल सकता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा है स्टेबल एनायन, और स्टेबल एनायन का मतलब यहां पर मैंने क्या लिखा है, वीक बेस। क्योंकि अगर आपका एनायन स्टेबल है तो वो एक वीक बेस होगा क्योंकि उसका रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम होगा। क्लियर। अब यहां पर फाइनली ये रिलेट करिए, एनायन अगर स्टेबल है तो हम ये बोल रहे हैं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपका बढ़िया था। तो अगर एनायन स्टेबल है तो बेस आपका वीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। अगर आपका बेस वीक है तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि वो आपका गुड लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि वो एनायनिक स्पीसीज है और उसका रिएक्ट करने का टेंडेंसी जो है वो
कम है। तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब हम कंपेयर करते हैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी। सपोज अगर मैं आपको ये बोलूं कि इन चारों में लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करिए, तो यहां पर आप देख सकते हो इस x की जगह हम यहां पर क्या ले रहे हैं, अगर I, Br, Cl और F। अगर ये सिस्टम से बाहर होंगे तो किस फॉर्म में बाहर होंगे? ये आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलेंगे, तो I निकलेगा I माइनस के फॉर्म में, Br Br माइनस के फॉर्म में, Cl Cl माइनस के फॉर्म में एंड F F माइनस के फॉर्म में। और ये जो एनायन बना, हमें इसका क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। और इसके बीच में स्टेबिलिटी चेक करने का कंसेप्ट हमें पहले से पता है। या आप देख सकते हो कि नेगेटिव कहां पे दिख रहा है? आपको उन एटम्स के ऊपर दिख रहा है जो डाउन द ग्रुप लाई करते हैं, और इसका कंसेप्ट क्या था? नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस होगा, और यही इनके लिविंग ग्रुप का ऑर्डर भी होगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी का यही ऑर्डर यहां पर निकलेगा जो एनायन की स्टेबिलिटी का निकलेगा। तो इस तरीके से हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? अब एक इंफॉर्मेशन और जो आगे के लिए याद रखिएगा कि जब हम इन चारों में बात करते हैं तो इन चारों में I, Br, Cl, these are considered as good living groups, बट जब हम F की बात करते हैं, F is considered as a poor living group, इसका सिस्टम से इजीली बाहर निकलने का टेंडेंसी नहीं होता। तो ये एक इंफॉर्मेशन हम आगे क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, तो इसको साथ में ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कंपैरिजन देखते हैं। सपोज इन तीनों में मुझे लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना है, तो तरीका क्या है? इनका हम क्या बनाएंगे? जब ये सिस्टम से बाहर निकलेगा तो एनायन के फॉर्म में, तो यहां पर जब F बाहर निकलेगा F माइनस के फॉर्म में, OH बाहर निकलेगा OH माइनस के फॉर्म में, NH2 बाहर निकलेगा NH2 माइनस के फॉर्म में। ये जो एनायन बना, इसमें क्या चेक करिए? स्टेबिलिटी। अब यहां पर आप देख सकते हो नेगेटिव उन एटम्स के ऊपर है जो आपका एक ही पीरियड में लाई कर रहा है। तो यहां पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते थे? नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये अक्रॉस द पीरियड है। तो इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? F माइनस, देन OH माइनस, देन NH2 माइनस। और इसी वजह से हम बोल सकते हैं जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर होगा वो होगा F, देन OH, देन NH2। क्लियर? ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब यहां पर एक और कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अभी जब मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि F जो है इट इज कंसिडर्ड एज अ पुअर लिविंग ग्रुप। अब आप यहां पर देखोगे कि इन तीनों में सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है? F। रिलेटिव हम बात कर रहे हैं, इन तीनों में रिलेटिवली सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? F। बट F इटसेल्फ इट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप। अब इसका यहां पर क्या सेंस हुआ? F को हम बोल रहे हैं पुअर लिविंग ग्रुप, और F इन तीनों में सबसे बेटर है, विच मींस OH और NH2 जो है इसका जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो तो F से भी कम होगा। और इसीलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं? OH और NH2 दीज आर कंसिडर्ड एज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कि F भी एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है और F इनमें से बेटर होता है। तो जब मैं OH और NH2 की बात करूंगा, दीज आर कंसिडर्ड एज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप्स। इसको हम सिस्टम से OH माइनस और NH2 माइनस के फॉर्म में यहां पर इजीली कभी भी बाहर नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये एक इंफॉर्मेशन यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब यहां पर चलिए एक और कंपैरिजन हम देखते हैं। सपोज मुझे इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। अब आपको ये लिविंग ग्रुप कैसा दिख रहा है? पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा है। और अगर आपका लिविंग ग्रुप पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये जब सिस्टम से बाहर होगा ये आपको न्यूट्रल फॉर्म में ऑब्जर्व होगा। तो जब ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये स्पीसीज लेके बाहर निकलेगा तो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? N2 के फॉर्म में। और जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकलेगा तो ये किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? OH2 जो हमने लिखा है दैट इज वाटर के फॉर्म में यहां से बाहर निकलेगा। क्लियर? अब अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो ये कंपैरिजन पहले तो डायरेक्टली याद रखिएगा कि जब हम इस लिविंग ग्रुप की बात करते हैं, दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप जो हमने यहां पर लिखा है। क्यों? अब यहां पे जो लॉजिक है उसको ध्यान रखिएगा। जब मैं इस पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप की बात करता हूं और इसका कंपैरिजन इसके साथ करता हूं तो मैं इसको बोल रहा हूं दिस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। इनफैक्ट दिस इज वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप। मैं इसको वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब ये सिस्टम से बाहर निकला तो किस फॉर्म में बाहर निकला? N2 के फॉर्म में बाहर निकला। एंड N2 इज हाईली इनर्ट, हाईली स्टेबल, इसका रिएक्ट करने का टेंडेंसी बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से ये जो आपका ग्रुप है ये सिस्टम से इजीली बाहर हो जाता है। किस फॉर्म में? N2 के फॉर्म में। क्लियर?
अब यहां पर एक और चीज देखिए, यहां पर मैंने इसको भी क्या लिखा है, दिस इज ऑल्सो अ गुड लिविंग ग्रुप। अगर मैं इन दोनों में कंपेरिजन करूंगा तो N2 को तो मैं बोल रहा हूं कि जब ये सिस्टम से बाहर निकलेगा दिस इज वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप, बट अगर मैं इसकी भी बात करूं तो इसको भी हम गुड लिविंग ग्रुप ही कंसिडर करते हैं। गुड लिविंग ग्रुप मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूं इसको समझिए। जब ये सिस्टम से बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ये चीज हम यहां पे समझ सकते हैं। और अगर मैं H2O की बात करूं, दिस इज अ वीक बेस। H2O आपका एक वीक बेस होता है। ये वीक बेस क्यों होता है इसको ऐसे रिलेट करिए। अगर मैं आपको एक एसिड बोलूं H3O+, ये H3O+ हमने GOC में एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में कहां लिखा था, सेकंड पोजीशन पे। पहला सल्फोनिक लिखा था, उसके बाद H3O+ लिखा था, विच मींस H3O+ इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर आपका ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये अगर आप देखोगे तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। अगर मैं यहां से H+ निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, ये वाटर ही तो बनेगा। तो अगर मैं H2O की बात करूं, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस आपका वीक है। और इसलिए मैंने आपको बोला कि ये जो H2O है इसको मैं एक वीक बेस बोल रहा हूं। और मैंने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। तो इसीलिए हम इस लिविंग ग्रुप को बोल रहे हैं दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्लियर। लेकिन इन दोनों में अगेन बेटर कौन सा है, N2 को याद रखिए, वर्ल्ड्स बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये इसके लिविंग ग्रुप के एबिलिटी का कंपैरिजन हो गया। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया कि जो OH होता है इट इज कंसिडर्ड एज वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, ये तो हमने यहां पर सीखा। बट सपोज अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं किसके साथ, H+ के साथ, तो यहां पर होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये रिएक्ट करता है इस H+ के साथ, और यहां पर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो लिविंग ग्रुप है दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और यहां पर जो OH था ये आपका एक पुअर लिविंग ग्रुप था। विच मीन्स एक पुअर लिविंग ग्रुप को हमने H+ के साथ रिएक्ट कर कर किस में कन्वर्ट कर दिया, एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। और अब जो ये गुड लिविंग ग्रुप यहां पर बना, ये आपका सिस्टम से इजीली यहां पर बाहर हो सकता है। तो ये भी तरीका ध्यान रखिएगा कि एक पुअर लिविंग ग्रुप को हमने किस तरीके से एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका भी यूज हम आगे ऑर्गेनिक में करेंगे। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए यहां पे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब आपको यहां पर क्या कंपेयर करना है, लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना है। अब आपको क्वेश्चन में बहुत बार डायरेक्टली एनायन बना के यहां पर क्वेश्चन में दे देता है, तो हमें तो क्या करना है, अगर एनायन बना के सीधा दे दिया तो एनायन का स्टेबिलिटी चेक करिए और वही उनका लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी हो जाएगा। अब यहां पे मुझे इनका स्टेबिलिटी चेक करना है। अब इनका स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, एक जो तरीका है वो तो है GOC में हमने एनायन का स्टेबिलिटी पढ़ा था, और वहां पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिससे हम एनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करते थे। तो या तो आप GOC के कंसेप्ट को यूज करिए, या फिर सेकंड यहां पे इनमें कंपैरिजन करने का एक और जो तरीका है, जो इनफैक्ट सिंपल तरीका है, वो ये कि अगर मैं इन एनायंस की बात करूं तो आपको ये विजुलाइज होना चाहिए कि ये जो एनायंस यहां पर है ये इन एसिड्स का कॉन्जुगेट बेस बना है। सल्फोनिक एसिड कॉन्जुगेट बेस, कार्बोक्सिलिक एसिड कॉन्जुगेट बेस, फिनॉल कॉन्जुगेट बेस एंड अल्कोहल कॉन्जुगेट बेस। क्लियर। अब यहां पर ये सोचिए, क्या इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपको पता होता है? अगेन GOC से हम डायरेक्टली इसको सोच सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको याद करने बोला था। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, सल्फोनिक, देन कार्बोक्सिलिक, देन फिनॉल, देन अल्कोहल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, विच मीन्स इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस आपका वीक है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतना कॉन्जुगेट बेस वीक, और वीक बेस मतलब इट विल बी कंसिडर्ड एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर मैं इनमें देखूंगा तो ये जो कॉन्जुगेट बेस इस एसिड का है ये आपका सबसे वीकेस्ट होगा, और अगर ये वीकेस्ट है इसका मतलब दिस विल बी बेस्ट लिविंग ग्रुप अमंग ऑल दीज। तो अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी होगा वो इनमें जो है वो ये ऑर्डर क्रिएट होगा। और इसका रीजन हम क्या बोल रहे हैं, एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है, और एसिड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस आपका वीक है, और कॉन्जुगेट बेस वीक का मतलब ये स्टेबल भी है। ये भी हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था। तो मैं इस कंसेप्ट को यूज करके डायरेक्टली इसमें यहां पर आंसर फ्रेम कर सकता हूं। क्लियर। तो इसको यहां पर ध्यान रख सकते हैं। अब अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो ये आप देख सकते हो दोनों ही सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, बट अगर मैं इनमें डायरेक्टली स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो मुझे यहां पर इजीली विजुलाइज हो जाता है। कैसे, यहां पे ये F लगा है
और ये F कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, और ये माइनस आई इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा। और अगर आपका ये स्टेबल होगा, एनायन स्टेबल होगा, तो यहां पर तो ऐसा कोई माइनस आई इफेक्ट इस नेगेटिव को स्टेबलाइज नहीं कर रहा। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है, फर्स्ट। और अगर आपका एनायन स्टेबल है तो इन दोनों में अगर मैं लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करूंगा तो फर्स्ट विल बी बेटर कंपेयर टू सेकंड। क्लियर? तो इस तरीके से इनमें हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसमें मुझे लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना है। यहां पर सब आपको कौन से फॉर्म में दिख रहा है, एनायनिक फॉर्म में। और यहां पर अगर आप इन एनायंस की स्टेबिलिटी देखना चाहो तो बहुत इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं, और जो एनायन आपका स्टेबल होगा उसका लिविंग ग्रुप जो एबिलिटी है वो बेटर रहा होगा। अब यहां पर स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जीओसी के कंसेप्ट लगाइए। इस NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M, रिंग से डायरेक्टली अटैच पोलर पाई बॉन्ड। इस CH3 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, +H, एल्काइल ग्रुप, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड। -M मतलब विड्रॉइंग ग्रुप, ये विड्रॉ करके इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा, ये डोनेट करके इस नेगेटिव को डीस्टेबलाइज करेगा, और यहां पर कोई भी इफेक्ट ऑपरेट नहीं हो रहा। तो इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा अगर मैं स्टेबल बोलूं और इसको सपोज अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो आपका कौन सा होगा, फर्स्ट। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो सेकंड, एंड इसके बाद अगर हम बोलें तो थर्ड, क्योंकि ये डोनेट करके इस नेगेटिव को डीस्टेबलाइज कर रहा होगा। और अगर इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया तो उसका भी ऑर्डर यही होगा। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ध्यान रखिएगा और इसको फिर हम आगे यूज करेंगे। क्लियर?